हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास 4 की बात करेंगे। इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके वो ज़रूर देखिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने लॉजिक गेट के कवर किए थे और उसके बाद जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर, जिसका ये पार्ट 2 है। ध्यान से समझो, यानी हम कहने का मतलब ये है जंक्शन डायोड एंड यहाँ पर थोड़ा जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर का ये पार्ट 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का ये पार्ट 4 है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लास 4 लिखा है। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे 76 नंबर से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला मतलब 76 नंबर, ठीक है ना। इसके पहले 50 क्वेश्चन हो गए थे आपके लॉजिक गेट के और 75 नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना हर एक चीज को। लिखा हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है। अब ध्यान से समझो, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आया सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला जा सकता है और उससे रिलेटेड कितने प्रश्न आ सकते हैं उसकी भी चर्चा विशेष होगी। जैसे यहाँ पर लिखा किसी चालक का, ध्यान क्या देना आपको, बात किसकी कर रहा है, चालक की। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है। एक तो आपको चालक पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है अर्धचालक। क्या पढ़ना है, अर्धचालक। और एक पढ़ना है आपको अचालक, ठीक है ना। आपको अचालक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अर्धचालक के बारे में भी होनी चाहिए और चालक के बारे में। अब पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो वो कह रहा है किसी चालक का जो प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले चालक यानी कंडक्टर, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर और अचालक मतलब इंसुलेटर, ठीक है ना। अब समझना क्या है, जो आपका चालक होता है उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। जो सेमी कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है, यानी जो अर्धचालक और अचालक है, इन दोनों का होता है निगेटिव। तो आपको यहाँ पर 3 प्रश्नों की जानकारी हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, कि किसी चालक के प्रतिरोध का जो तापीय गुणांक होता है। अब ये ऐसा क्यों है वो भी समझो आप, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है ना। प्रतिरोध तापीय गुणांक, इस फार्मूले से चीजें निकल के आती हैं। तो अगर आपका चालक है, ध्यान से समझो, अगर आपका चालक है तो क्या होगा, हमेशा धनात्मक। अगर आपसे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ दिए जाए चालक के अलावा अर्धचालक और अचालक, तो उसका होता है निगेटिव। आई होप आप बात समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हर एक पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, वही हम बार बार आपको बताते हैं। अगर नोट नहीं करोगे तो अभी तो आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर समझ में नहीं आएंगी। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जो पी प्रकार का, ठीक। अब 2 प्रकार के होते हैं आपके, ध्यान से समझो। एक होता है आपका पी प्रकार, एक क्या होता है, एक होता है पी प्रकार और एक होता है एन प्रकार, ठीक है ना। पी टाइप और एन टाइप। अब ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें कह रहा है जो एक होल होता है वो बताता है, यानी होल क्या बताता है। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन का अधिक एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पी प्रकार कब बनते हैं, हमने क्या बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। पी प्रकार आपके तब बनेंगे जब आप त्रिसंयोजी मिलाओगे, उसमें 3 संयोजकता वाले। और एन प्रकार कब बनता है, जब पंच संयोजकता वाले मिलाए जाते हैं। तो अब समझना क्या है, ध्यान से, आपको पी प्रकार जो होता है इसमें संयोजकता कितनी होती है, 3। और जो एन प्रकार होता है, एन प्रकार में क्या होती है, 5 संयोजकता वाले तत्व होते हैं। अब कह रहे जो पी प्रकार का है तो इसमें एक होल किसको बताता है, ध्यान से समझो। कह रहा है इसमें एक होल किसको बताता है, तो ये होल बताता है एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन को। किसको बताता है, अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए क्या लिखा है, 78 नंबर। 78 में लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन ठोस पदार्थों में होल आवेश वाहक होते हैं। ध्यान से समझो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ध्यान से पढ़ना, क्या आवेश वाहक होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं अगर पी प्रकार है। ध्यान से समझो,
अगर p प्रकार है तो अधिक संख्या में, अगर p प्रकार है तो अधिक संख्या में होंगे आपके होल, अधिक संख्या में क्या होंगे, होल, और कम संख्या में क्या होंगे, कम संख्या में होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, अगर n प्रकार है, ठीक, हर एक पॉइंट आप नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। अगर n प्रकार है तो अधिक संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन, अधिक संख्या में क्या होंगे, अधिक संख्या में आपके होंगे इलेक्ट्रॉन, और कम संख्या में क्या होंगे, कम संख्या में होंगे आपके होल। ठीक, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन ठोस पदार्थों में होल आवेश वाहक होते हैं। पहला लिखा है निज अर्धचालक, फिर लिखा है आयनिक ठोस, फिर पी अर्धचालक, फिर चौथा लिखा है ए और सी दोनों। अब ध्यान से समझो, पी अर्धचालक और पहला लिखा हुआ है यहाँ पर निज, या इनको नैज भी बोलते हैं। ठीक, किसी किसी बुक में आपको निज मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा नैज। इतनी बात समझ गए। तो निज या नैज बोलो, और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी निज अर्धचालक और पी अर्धचालक, इन दोनों में जो होल होते हैं वो आपके कह रहा है होल आवेश वाहक होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका ए भी सही है और सी भी सही। तो ऑप्शन आप सही कौन सा करोगे, ऑप्शन डी सही करोगे, क्योंकि ऑप्शन डी में आपका लिखा हुआ है कि ए और सी, क्या लिखा हुआ है, ए और सी दोनों। क्लियर हो गई ना बात। तो ऐसे आप कैसा भी क्वेश्चन आए, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या उसमें पॉइंट दिए गए, हर एक ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी में पी अर्धचालक ज़्यादातर लोग कर देंगे या नैच। पहले देख लो आप कि दोनों ऑप्शन तो नहीं सही कहीं यहाँ पर, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए 79 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है। ठीक, पहला लिखा धात्विक आयनिक वान डेर वाल्स सहसंयोजी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे यानी रटने पड़ेंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। कह रहा है एक जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है ना। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक होते हैं, तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल अगर उसमें कौन सा बंधन होता है तो उसमें होता है सहसंयोजी बंधन। क्लियर हो गया ना। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए और एयरफोर्स दोनों में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे, 2-3 मिनट का समय लेंगे आपका। देखो, जब भी ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन आए थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने। ठीक, जैसे हम लोग जब पीएन संधि डायोड जोड़ते हैं, ठीक, तो इस टाइप से कुछ होता है, ऐसे मान लीजिए आप। इसमें जो ये वाला सिरा होता है, ध्यान से समझना, ये वाला सिरा होता है आपका P और ये वाला सिरा होता है N। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट समझो। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे नेवी का, और अच्छे होते हैं, जल्दी होते नहीं हैं। कॉन्सेप्ट समझिए आप, तभी आप सही से कर पाओगे। अगर P क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा हो और N क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा हो, यानी P फॉर पॉजिटिव, ऐसे आप समझ लो P पॉजिटिव से जुड़ा हो और N निगेटिव से, तो ये होता है अग्र अभिनत। ये क्या होता है, अग्र अभिनत, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बेस। ठीक, अगर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर जो P क्षेत्र है वो आपका निगेटिव से जुड़ा हो और जो N क्षेत्र है वो पॉजिटिव से जुड़ा हो, यानी देख रहे होगे आप क्रॉस कंडीशन बन रही है। ठीक है ना, अगर ऐसी है तो उसको हम लोग बोलते हैं पश्च अभिनत। क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत। और इंग्लिश में आप बोल सकते हो रिवर्स बेस। ठीक, ये फॉरवर्ड बेस और ये रिवर्स बेस। अब ध्यान क्या देना है, जब भी अग्र अभिनत होगा तो उसमें धारा बहेगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखे दे रहा है, उसमें धारा बहेगी, और जब पश्च अभिनत होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका पीएन संधि जो होता है, पी क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा है और एन क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है, तो उसको हम लोग कहेंगे अग्र अभिनत फॉरवर्ड बेस्ड। अगर पी क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है और एन क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा है तो उसको हम लोग कहेंगे पश्च अभिनत। क्या कहेंगे, पश्च अभिनत। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, अगर अग्र अभिनत है तो उसमें धारा बहेगी, फिर उसको सॉल्व किया जाता है जैसा कि क्वेश्चन होता है। और अगर पश्च अभिनत है, ध्यान से समझो, और अगर पश्च अभिनत है तो उसमें धारा नहीं बहेगी, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं धारा का मान 0। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे धारा का मान 0। अब दूसरी चीज समस्या ये होती है कि पॉजिटिव निगेटिव तो लिख दिया, अब कुछ लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, बड़ा मन में विचार चल रहा होगा, जैसे देखा यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, इसके बाद वाले में यहाँ कुछ दिया नहीं गया, यहाँ पर निगेटिव है,
यहाँ कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। आपने बताया कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आप ये समझो, जब भी दो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव दे जाए उससे मतलब नहीं है। समझना आपको ये है कि जो कम हो, ध्यान से समझो, जो कम हो उसको मानोगे निगेटिव और जो ज़्यादा हो उसको मानोगे पॉजिटिव। ठीक, केवल चिन्ह से मतलब नहीं है। जो कम हो उसको मानोगे निगेटिव और जो ज़्यादा हो उसको मानोगे पॉजिटिव। इतनी बात समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें, ध्यान से समझना, जैसे ये वाला n का सिरा है, ये n हो गया, ये p हो गया। अब देखो इन दोनों में कम ज़्यादा क्या है, जो माइनस की वैल्यू होती है ये कम होगी और ये वाली होगी आपकी ज़्यादा। ठीक है ना, तो ज़्यादा वाले को हमने क्या बोला, ज़्यादा वाले को क्या मानना है आपको, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और कम वाले को क्या मानना, निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव होगा। अब देखो निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका मतलब ये है अग्रभिन्नत। ये क्या है, अग्रभिन्नत। इतनी बात समझ गए। पूछा गया आपका निम्नलिखित चित्रों में से दर्शाए गए डायोडों में से कौन सा पश्च दिशा है ना, क्या पूछा गया आपसे, पश्च दिशिक, यानी आपसे रिवर्स बेस्ड पूछा गया। तो पहला तो आपका फॉरवर्ड बेस्ड है यानी अग्रभिन्नत, तो ये वाला तो नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब पृथ्वी से कोई चीज जोड़ दी जाए तो वहां पर आप मान लो 0 और ये है निगेटिव। 0 और निगेटिव में ये हो गया कम वाला, ठीक है ना, ये कैसा हो गया, कम वाला, और ये क्या हो गया, ज्यादा। फिर कॉन्सेप्ट पर वापस आओ। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि जो कम है उसको निगेटिव मानोगे, तो कम वाला क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव p से जुड़ा है और निगेटिव n से जुड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आई होप आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप बैक करके वीडियो फिर से समझिए जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब तीसरा क्या है, तीसरे में हमने क्या कहा, जब कुछ ना नीचे लिखा हो तो वहां पर क्या मान लो, 0, वहां पर क्या मानोगे, 0 मान लो। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अब 0 और पॉजिटिव ये बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या मानोगे, पॉजिटिव, और कम वाला क्या मानोगे, निगेटिव। अब देखो ये इसका p और n, जो ये लाइन खिंची होती है निगेटिव सिरा होता है, जो ये त्रिभुज जैसा आप बना देख रहे हो ये p क्षेत्र होता है। अब देखो p निगेटिव से जुड़ गया और n पॉजिटिव से, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपसे पश्च दिशिक पूछा गया था, तो आपका पश्च दिशिक यही हो जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्या हो गया भाई, ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। फिर से समझ लो, हमने कहा क्या कि जब p पॉजिटिव से जुड़ा और n निगेटिव से, जो आपको समझाया, तो अग्रभिन्नत, और अगर रिवर्स हो जाए यानी पॉजिटिव वाला निगेटिव से जोड़ दिया जाए और निगेटिव वाला पॉजिटिव से, तो उसको कहते हैं पश्च दिशिक या रिवर्स बेस्ड। तो ऑप्शन आपका पश्च दिशिक वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए 81 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है p प्रकार के अर्धचालक में होता है। अब देखो p प्रकार n प्रकार, इसके पहले वाले लेक्चर पे जहां हम लोगों ने 75 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे, डिटेल में हमने समझाया, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कह रहा है p प्रकार के अर्धचालक में होता है एक इलेक्ट्रॉन का अधिक एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखो p प्रकार, ठीक, तो जैसे p प्रकार का है तो आपके मन में आना चाहिए होल, और होल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। होल कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब हो गया एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अच्छे क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रॉनिक की प्रैक्टिस चल रही है, और ये वीडियो नंबर 4 है। जिन लोगों ने इसके पहले का नहीं देखा जरूर जाके देखिए, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव, कह रहा निम्न पर निर्भर नहीं करता। अब ध्यान से समझो, कह रहा जो पीएन संधि होता है, जो पीएन संधि है वो कह रहा है, उसके बाद में ध्यान से पढ़ो, पीएन संधि डायोड का कह रहा है प्राचीर विभव, किसकी चर्चा की गई है, प्राचीर विभव निम्न पर निर्भर नहीं करता है। पहला देखो लिखा हुआ ताप, तो ताप पर निर्भर करता है। आगे लिखा है अग्रभिन्नत, तो अग्रभिन्नत होगा तभी धारा बहेगी, तो ये भी पॉइंट निर्भर करता है। फिर लिखा अपमिश्रण घनत्व, तो इस पर भी निर्भर करता है। लिखा है डायोड डिजाइन, आप खुद समझिए डिजाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। डिजाइन से अब जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो आपको हमारी शक्ल से कोई मतलब नहीं होगा,
हम कैसा पढ़ा रहे हैं हमारे कंटेंट से मतलब होगा, हमारे क्वेश्चनों से मतलब होगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो डायोड डिजाइन पर निर्भर नहीं करता। नहीं वाला पूछा गया, हर एक चीज ध्यान से समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होता है, यानी ट्रांजिस्टर। अब ध्यान से समझो, समझना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रांजिस्टर, क्या लिखा है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, पीएनपी या एनपीएन, ठीक है ना। अब डायोड से ही तो ट्रांजिस्टर बनाते हो, और डायोड से क्या बनता है, देखो क्वेश्चन कितना घुमाया गया है। पहला लिखा है तांबा, फिर लिखा हुआ सिलिकॉन, फिर लिखा हुआ एबोनाइट, फिर लिखा हुआ सिल्वर। तो सिलिकॉन से ही तो आप डायोड बनाते हो, तो जब डायोड जिससे बनता है उससे ट्रांजिस्टर बनेगा। तो सिलिकॉन और ये तांबा, एबोनाइट और क्या दिया गया है, सिल्वर। तो सिलिकॉन से आप बनाते हो डायोड, और डायोड से ही बनता है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न 84 नंबर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है 84 नंबर में। लिखा है पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में, ध्यान से पढ़ो, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर, अब ध्यान से समझो, कह रहा है पीएन संधि डायोड को जब अग्र अभिनत में रखते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर। पीएन संधि डायोड और दूसरा वर्ड दिया गया है अग्र अभिनत, क्या दिया गया है, अग्र अभिनत। तो पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत पहला पॉइंट पढ़िए। लिखा है अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ती है, फिर लिखा है प्रतिरोध बढ़ता है, फिर लिखा है दोनों घटते हैं, फिर लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा भी आप कह सकते हैं। समझिए कितना घुमाया गया, ध्यान से समझना। कह रहा है पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर, समझो बात को, जब आप अग्र अभिनत में रखोगे तो इसका मतलब धारा बहेगी, यानी उसमें धारा होगी। धारा होगी कब, धारा कब होती है, जब आपका प्रतिरोध या तो होगा नहीं या तो बिल्कुल कम होगा, ठीक। अब कह रहा है ये प्रतिरोध बढ़ता है, तो दूसरा ऑप्शन तो होना नहीं। पहला लिखा है अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ती, तो अवच्छय परत की चौड़ाई भी घटती है, ध्यान से समझो। अगर धारा बह रही है तो अवच्छय परत की चौड़ाई घटती है, और आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी घटता है। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको, दोनों घटते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में रखने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। पहला पॉइंट ये याद कीजिए, आप नोटबुक में लिखिए। दूसरा अवच्छय परत की चौड़ाई घटती है, तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया दोनों घटते, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए 85 नंबर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है धारा लाभ बीटा इक्वल 19, ठीक। ये न्यूमेरिकल आपका इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं लगाना, बस न्यूमेरिकल में आप फार्मूला आपको आना चाहिए और मात्रक को चेंज करना आना चाहिए। लिखा है धारा लाभ बीटा इक्वल 19 वाले ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में यदि आधार धारा में, ध्यान से समझो, तीन चीजें इसमें मिलेंगी आपको। एक मिलेगा IE, इसको बोलते हैं उत्सर्जक धारा, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक धारा। और दूसरा लिखा हुआ है IC, इसको हम लोग कहेंगे संग्राहक धारा, क्या कहेंगे, संग्राहक धारा। और तीसरा मिलेगा आपको IB, आधार धारा, ठीक। तीन ही वर्ड आपको इन न्यूमेरिकलों में ज्यादातर मिलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आधार धारा। इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा आधार धारा में 0.4 मिली एम्पियर का, तो आधार धारा यानी IB, कहने का मतलब ये है कि IB का मान आपको दिया गया 0.4 मिली एम्पियर। मिली को जब आप कन्वर्ट करोगे 10 की घात -3, और ये हो जाएगा एम्पियर। मात्रक को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। कहीं डेसीमीटर मिल जाए तो 10 की घात -1, सेंटीमीटर मिल जाए 10 की घात -2, मिलीमीटर 10 की घात -3, फिर मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट माइक्रो 10 की घात -6, नैनो में 10 की घात -9, एंगस्ट्राम में 10 की घात -10, पिको में 10 की घात -12 और फर्मी में 10 की घात -15। जो ज़्यादा यूज होते हैं इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक। IB का मान हो गया। फिर कह रहा है उसके परिवर्तन किया जाए तो संग्राही यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या होगा। तो देखो मेन होता है इसका फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, ठीक। ये फार्मूला होता है। बीटा का मान आपको दिया गया है, डेल्टा IB भी दिया गया, इसमें आप डेल्टा भी जोड़ सकते हो। डेल्टा IB दिया गया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। तो अगर इस फार्मूले से डेल्टा IC बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा IB, ठीक। इसके नीचे एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, डेल्टा IC निकालना है
तो डेल्टा आई सी इक्वल बीटा का मान कितना दिया गया है 19, उसके बाद में वैल्यू दी गई डेल्टा आई बी की 0.4 10⁻³ इसका आप गुणा करा दीजिए 6 आ जाएगा 7। ठीक, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे 10⁻³ अब देखिए ऑप्शन 7.6 कहीं दिया गया, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से एक चीज़ और, ये लिखा है 10⁻³ तो -3 का मतलब वही हो जाएगा मिली एम्पियर, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बीटा इक्वल डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला क्या लिखा हुआ है 76 नंबर। 76 में लिखा हुआ है एक ट्रांजिस्टर, ध्यान से समझो, एक ट्रांजिस्टर के आधार धारा में 25 माइक्रो एम्पियर। फिर देखो आधार धारा बोल रहा है, जब भी आधार धारा का है तो ये हो गया आपका डेल्टा आई बी। ठीक, आधार धारा बोल रहा है, आधार धारा में कह रहा है 25 माइक्रो एम्पियर। ध्यान से समझो, ये माइक्रो का सिंबल होता है और अभी अभी हमने आपको बताया माइक्रो मिल जाए तो माइक्रो में 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। अब ये हो गया एम्पियर में। फिर कह रहा है परिवर्तन करने पर यहाँ देखो लिखा संग्राहक धारा में इतने मिली एम्पियर। संग्राहक धारा क्या होती है डेल्टा आई सी, तो डेल्टा आई सी का मान दिया गया आपको 0.55 और मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक, का परिवर्तन होता है बीटा का मान पूछ रहा है। अभी अभी हमने बताया बीटा बराबर क्या होता है डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक, बिल्कुल आसान, अभी बताया सेम उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला 87। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा और लेवल आप थोड़ा आगे मान सकते हो उसके। क्या लिखा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ एल्फा, देखो ध्यान से, धारा लाभ एल्फा बराबर दिया गया है 0.95। फिर कह रहा है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। उत्सर्जक धारा क्या होती है ई, उत्सर्जक धारा में ई जोड़ोगे, संग्राहक धारा में सी जोड़ोगे, आधार धारा में बी जोड़ोगे, तीनों पॉइंट आने चाहिए। डेल्टा आई ई बराबर कितना दिया गया है 10 मिली एम्पियर, 10 क्या है मिली एम्पियर। फिर कह रहा तो आधार धारा में परिवर्तन, आपसे पूछा गया है डेल्टा आई बी का मान। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में, डेल्टा आई ई दिया गया है, एक फार्मूला और याद कीजिए आप, डेल्टा आई ई इक्वल, याद करना है आपको, डेल्टा आई ई इक्वल होता है डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, यानी आधार धारा और संग्राहक धारा यदि दोनों को हम जोड़ दें तो वो उत्सर्जक धारा के बराबर होता है। अब समझो, उत्सर्जक धारा 10 मिली एम्पियर दी गई, बी पूछा है, तो पहले निकालो डेल्टा आई सी, और धारा लाभ का फार्मूला अल्फा या बीटा दोनों मान सकते हो, तो क्या होता है डेल्टा आई सी बटे नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा, अब जिसका मान दिया गया है। अब देखो बीटा बराबर डेल्टा आई सी, दूसरा भी समझ लो, बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ध्यान से समझो, जब बीटा निकालना हो तो सी के नीचे बी, यानी ओवरऑल आप कॉमन चीज एक देख रहे होगे क्या कि ऊपर दोनों में संग्राहक धारा ही रहती है। जब बीटा बराबर तो डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, और जब अल्फा बराबर तो डेल्टा आई सी बटे, अब अल्फा का मान आपको कितना दिया गया है 0.95, इससे निकाल लोगे डेल्टा आई सी, और डेल्टा ई का मान कितना दिया गया था 10, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 9.5 इक्वल डेल्टा आई सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत से लोग जल्दबाजी में ये वाला सही कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो, पूछा क्या गया था आपसे, पूछा गया था, क्या हो गया, पूछा गया था आपसे डेल्टा आई बी का मान। अब ध्यान से समझो, डेल्टा आई सी आ गया, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब डेल्टा आई ई की जगह पर रखोगे 10, ध्यान से समझो, डेल्टा आई ई की जगह क्या रख दिया 10, डेल्टा आई सी की जगह क्या रखोगे 9.5 और प्लस डेल्टा आई बी, क्योंकि आपसे आधार का पूछा गया था, इधर लाओगे तो 10 माइनस 9.5 इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा आई बी, तो डेल्टा आई बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, कह रहा आधार धारा में परिवर्तन, तो 0.5 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जल्दबाजी में डी को गलत मत कर देना, तो ये फार्मूले होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक, अभी बताया था हमने आपको कि आपको चेक करना है फॉरवर्ड बेस और रियर बेस। कह रहा चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगे एक आदर्श पीएन संधि से प्रवाहित धारा है। अब ध्यान से समझो, हमने क्या सिखाया था, जो बड़ा उसको पॉजिटिव और जो कम उसको निगेटिव। अब 1 वोल्ट 2 वोल्ट में बड़ा क्या है ये, तो ये क्या मान लो पॉजिटिव, और ये क्या मान लो निगेटिव। अब देखो पॉजिटिव इधर पी निगेटिव से जुड़ा है और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा, यानी रिवर्स हो गया। रिवर्स बेस्ड में क्या होती है धारा 0, तो ऑप्शन
ए विल बी राइट आंसर। बहुत आसान होते हैं, अगर नहीं सीख पाए तो हल करते रहोगे, जब भी देखो रिवर्स बेस्ड हो तुरंत आंसर सुन, उसको हल करने का प्रयास ही मत करो, टाइम नहीं खराब करना उसमें। क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है एक तांबे तथा दूसरे जर्मेनियम का टुकड़ा कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्या गलतियां कर सकते हो उसको समझो। अब देखो एक दिया गया है तांबा और एक दिया गया है जर्मेनियम, तो यहाँ पर लिख लो। एक क्या दिया गया है आपको? तांबा, और एक क्या दिया गया है? जर्मेनियम। तांबा आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये क्या होता है? चालक। और ये क्या होता है? अर्धचालक। ये क्या होता है? अर्धचालक। अब तांबे का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी चालक का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान से समझो। और अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ध्यान से समझो। अब इसमें कह रहा है ठंडा किया जाता है, हर एक चीज समझो ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है? ठंडा किया जाता है। तो जब ठंडा करोगे यानी टेम्परेचर कम, यानी जो चालक है उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा क्या है? अर्धचालक, ध्यान से समझो। दूसरा क्या है आपका? अर्धचालक। तो जब अर्धचालक का टेम्परेचर आप कम करोगे, ध्यान से समझो, अर्धचालक का जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझो, कह रहा है एक तांबा तथा दूसरा, कह रहा है प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रत्येक का प्रतिरोध घटता है। अब ध्यान से समझो, प्रत्येक नहीं, कह रहा है तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखो चालक का ताप बढ़ाने पर, ध्यान से समझो, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप घटाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। और ताप घटाना ही तो हो रहा है क्योंकि ठंडा लिखा है, इसका मतलब आपका कह रहा है तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है। तो आंसर डी विल बी राइट आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है आपसे, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। समझ में आ रहा? फिर से समझो, जब भी चालक की बात करें तो चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। अब आपसे कहा क्या गया है कि 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने का मतलब ही हो गया कि टेम्परेचर कम किया जा रहा है। और जब टेम्परेचर कम किया जाएगा चालक का जब टेम्परेचर आप कम करोगे तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, तो तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का जस्ट अपोजिट कंडीशन चलती है, तो जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ध्यान से। कह रहा है एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका, अब ध्यान से समझो, फिर वही कॉन्सेप्ट घुमा कर आ गया। अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर। हमने आपसे कहा जब अर्धचालक हो, ठीक, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अर्धचालक में कह रहा है विद्युत चालकता, प्रतिरोध अगर घट रहा है तो आपकी चालकता बढ़ेगी, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चालकता बढ़ती है, किसकी? अर्धचालक की। कह रहा अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका, कह रहा ताप क्रम बढ़ाने पर उसके साथ घट जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकता जो है बढ़ जाती, घटती नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा ताप क्रम बढ़ने के साथ बढ़ती, तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब आप अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी जब आर नीचे की ओर यानी घटेगा तब तब आपका ये जी यानी चालकता बढ़ जाएगा, यानी जब प्रतिरोध घटता है तब चालकता बढ़ती है, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है। इतनी बात समझ गए? अब आपसे कह रहा है कि जो अर्धचालक है इसका विद्युत चालकता, तो ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी चालकता बढ़ती जाएगी लेकिन प्रतिरोध घटता जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाता है, और चालक में अर्धचालकों का जस्ट अपोजिट कंडीशन। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए और लिख लिख कर पढ़िए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, क्या लिखा हुआ है? 91 में लिखा हुआ है सिलिकॉन
की बैंड अंतराल ऊर्जा होती है। अब देखो सिलिकॉन की बैंड अंतराल, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको चालक, अर्धचालक, अचालक तीनों के बारे में बताया था। चालक क्या होते हैं? जिनकी बहुत कम होती है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और अर्धचालक का क्या होता है? लगभग 1 के बराबर। और उसके बाद में अगर अचालक की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। यानी जो आपके चालक हैं यानी कंडक्टर, इनकी 0.07 लगभग, और जो आपके सेमी कंडक्टर हैं इनकी लगभग 1.1 या लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके इंसुलेटर हैं यानी अचालक, इनकी होती 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। अब आपसे कह रहा है सिलिकॉन के बैंड अंतराल, तो बिटवीन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इन दोनों के बीच में होती है सिलिकॉन, क्योंकि अर्धचालक है लगभग 1 के बराबर, तो 0.70 से ज़्यादा, लगभग 1 के करीब, 1.1 से कम, तो सी विल बी राइट आंसर। सब अच्छे क्वेश्चन है और सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में लिखा हुआ है एक पीएन एन प्रकार का अर्धचालक है। ध्यान से समझो, एन प्रकार। अब देखो कुछ लोगों के मन में ये बड़ा विचार चलता है, जैसे एन प्रकार बात करे वैसे मन में आने लगता है निगेटिव, और जैसे पी प्रकार बात करे तो वैसे आने लगता है पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो समझो, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो सब बिगड़ जाएगा। एन प्रकार निगेटिव, पी प्रकार पॉजिटिव, इस वजह से क्योंकि एन प्रकार के जो भी अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम संख्या में होते हैं कोटर। क्लियर हुआ? जिनको होल्स बोलते हो। और पी प्रकार में कोटर ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। तो एन निगेटिव सही है, कब? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक एन प्रकार का अर्धचालक कहला ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एन प्रकार का अर्धचालक में ये नहीं पूछा गया आपसे निगेटिव पॉजिटिव, आपसे पूछा गया वो अर्धचालक होता कैसा, तो होता तो वो विद्युत से उदासीन है। ठीक, एक और क्वेश्चन लैंग्वेज बनता है कि एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत से होता है। देखो पहला ऑप्शन आपको ऋणावेशित दिया गया ताकि आप जल्दबाजी में क्लिक करो, अगर गलती से भी गलत कर दिया तो ये तो जाएगा साथ में पड़ोसी का 0.25 लेके जाएगा, माइनस मार्किंग। समझ रहे हो ना? तो जल्दबाजी में चाहे एन प्रकार पूछे चाहे पी प्रकार, दोनों विद्युत से उदासीन। क्लियर हुआ पॉइंट? एन प्रकार निगेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम, लेकिन होते दोनों हैं। क्लियर हुआ ना पॉइंट? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो 93 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। अब देखो कुचालक तीन बताए हमने, एक कंडक्टर यानी चालक, एक सेमी कंडक्टर, और एक हो गया आपके इंसुलेटर। तीन ही चीज़ों की बार बार चर्चा हो रही है। ठीक, कंडक्टर में लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग बोल देते हैं ईजी। क्या बोलते हो? ईजी। और सेमी कंडक्टर में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसुलेटर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अब देखो कह रहा किसी कुचालक, कुचालक को ही इंसुलेटर बोलते हैं, और या फिर अचालक कह दो आप। कुचालक, अचालक और इंसुलेटर तीनों एक ही चीज हो गई है ना। संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतर। अब देखो संयोजी बंध, चालन बंध, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। कुचालक में हमने क्या बोला? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 1 हो नहीं सकता, 0 पॉइंट। अगर चालक का पूछे तो ये सही करोगे लगभग में, और अगर अर्धचालक का पूछे यानी सेमी कंडक्टर तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इंसुलेटर यानी कुचालक बोले, इंसुलेटर बोले, चाहे अचालक, तीन नाम देकर आपको कुछ भी दे सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है जब अर्धचालक को गर्म करते। अब ध्यान से समझो, अर्धचालक को गर्म करते, देखो घुमा करके आ रहा है, यानी सेमी कंडक्टर। अभी आपको हमने समझाया कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और अगर बात करें चालकता की तो चालकता बढ़ेगी। अब कह रहा है एक अर्धचालक है, ठीक, सेमी कंडक्टर को गर्म करते, तो ओवरऑल पॉइंट तो यही हो गया। गर्म करने का मतलब क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। कहीं दिया गया ऑप्शन? पहला ऑप्शन से हो जाएगा, प्रतिरोध घटता। अगर प्रतिरोध की जब लिख दें चालकता, ध्यान से समझो, प्रतिरोध की जब क्या लिख दें? चालकता, तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखो, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है। लेकिन चालक अगर हो जाए तो जस्ट अपोजिट कंडीशन। एक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन
95 नंबर, पढ़िए फटाफट से। लिखा हुआ एलईडी, फिर डॉट 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 का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। एलईडी किसका इस्तेमाल करके? पहला लिखा है जर्मेनियम, फिर लिखा है सिलिकॉन, फिर लिखा हुआ कार्बन और फिर लिखा है डी गैलियम और आर्सेनिक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गैलियम और आर्सेनिक से मिलकर एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी आप नोट कर लीजिए, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और कह रहा किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो हो जाएगा गैलियम और आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम वन लाइनर टाइप पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना और बहुत ज़्यादा कठिन भी आपका पेपर नहीं आता है जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जाती है। ध्यान से समझो, कह रहा है जो डायोड का कार्य है, इधर ध्यान से समझो, जो डायोड का कार्य है, कह रहा है इसकी तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ की जाती है। पहला लिखा फ्यूज, फिर लिखा हुआ रिले, फिर लिखा हुआ कायल, फिर लिखा स्विच। अच्छी तरीके से जानते हो आप ये किसके तुल्य होता है, स्विच के तरीके कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, 97 नंबर। 97 में लिखा है पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई डॉट 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 होती है। अब ध्यान से समझो, पीएन संधि के जो अवक्षय क्षेत्र की यानी बीच की जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपकी 10 की घात -6 मीटर। ठीक, कभी ऑप्शन में ऐसा देगा और यहाँ पर देखोगे आपको दिया गया 1 माइक्रोमीटर। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में देगा, ध्यान से समझो, हो गया भाई, चल क्यों नहीं, अगर सेंटीमीटर में दे, क्या हो गया यार, बोर्ड को प्रॉब्लम हो ही जाती है कुछ ना कुछ। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड फिर से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आगे वहीं पर देखिए समझिए। भी नहीं चल, एक सेकेंड, कुछ 10-20 सेकेंड रुक जाते हैं, वेट कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, चलने लगा। देखो समझो ध्यान से, क्या आप बता रहे थे कि पीएन संधि डायोड के 3 टाइप से आपसे दे सकता है, या तो 10 की घात -6 मीटर, ठीक, या फिर आपको दे देगा 1 माइक्रोमीटर, और या फिर अगर सेंटीमीटर में तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जब हम लोग 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -2, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था अगर डेसीमीटर बदलना है तो 10 की घात -1, सेंटी में -2, मिलीमीटर में -3, माइक्रो में -100, इसी प्रकार चलते चले जाते हैं। अब देखो आपका ऑप्शन क्या दिया गया, 1 माइक्रोमीटर। इस वजह से हमने बाकी पॉइंट लिखे हैं ताकि एग्जाम में अगर ये आपको ना दिया जाए, ये वाला दिया जाए, तो आपको 10 की घात -6 जिसको 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं और सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था 97 नंबर। बाकी पॉइंट भी आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, और 2 इसके बाद क्वेश्चन और, क्योंकि आज हम लोग 100 नंबर तक ही कवर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है अगला, लिखा है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक डायोड में कितनी संधियां होती है। तो आप पीएन संधि डायोड अच्छी तरीके से बनाते तो उसमें संधियां कितनी होती हैं, एक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है 98। क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टल डायोड को फिर डॉट डॉट यानी खाली स्थान भी कहा जाता है, यानी क्रिस्टल डायोड का दूसरा नाम। पहला लिखा सुरंग डायोड, फिर लिखा है फोटो डायोड, फिर लिखा है परिवर्ती प्रतिघात डायोड, फिर लिखा पीएन संधि डायोड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यानी जो आपका क्रिस्टल डायोड होता है इसका दूसरा नाम क्या है। कभी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्रिस्टल डायोड का दूसरा नाम क्या होता है, या क्रिस्टल डायोड को खाली स्थान भी कहा जाता है तो उसको कहा जाता है पीएन संधि डायोड। कभी रिवर्स पूछ देगा आपसे, कहेगा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड क्रिस्टल डायोड को कहा जाता है, दोनों आप रिवर्स समझ सकते हो। तो ये हो गया 99। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर और लास्ट।
क्या लिखा हुआ है, लिखा है फॉरवर्ड बेस्ड। अब देखो फॉरवर्ड बेस्ड का मतलब हो गया अग्र अभिनत और रिवर्स बेस्ड का मतलब पश्चात अभिनत, दोनों वर्ड समझो। कह रहा है पीएन जंक्शन में क्या होता है, पहला लिखा उच्च प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्सेप्ट, कभी कभार बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझो। फॉरवर्ड बेस्ड का मतलब कह रहा है आपसे, कहने का मतलब उसने कहा अग्र अभिनत। अब हमने अभी आपको बताया था कि जब अग्र अभिनत होता है तो उसमें धारा होगी, और पश्च अभिनत है तो धारा नहीं होगी। और धारा कब होगी, जब आपका प्रतिरोध कम होगा या नहीं होगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम होती चली जाती है, क्योंकि ओम के नियम में V इक्वल I R हम लोग यही सीखते हैं। ठीक, तो कह रहा है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, तो इसमें होता है निम्न प्रतिरोध। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये था पार्ट 4 इलेक्ट्रॉनिक का। इसके पहले के यदि आपने नहीं देखे तो उनको आप जरूर देखिए और ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने 100 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिया। और कितने नंबर से चालू किए थे आज हम लोगों ने, 76 से ना, 76 नंबर से। ये था फर्स्ट पे, तो ये पार्ट 4 था। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसके पहले लॉजिक गेट के 50 क्वेश्चन करवाए थे, और इलेक्ट्रॉनिक यानी संध डायोड और ट्रांजिस्टर के 25 हो गए थे, और 25 ये टोटल ओवरऑल 100 प्रश्न हो चुके हैं। यकीन मानो अगर आप इन सबको तैयार कर लोगे तो लगभग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।